नमस्कार दोस्तों, मैं राज रुद्र कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको यूपीएसआई के लास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उसमें जो स्पेशल मैथ का पोर्शन है, जितने भी क्वेश्चन मैथ के आए हैं, सारे के सारे आपको सॉल्व कराऊंगा मैं। ठीक है। और आज मैं यूपीएसआई 2011 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसमें जो मैथ के 40 क्वेश्चन आए हैं यूपीएसआई 2011 में, जो मैथ का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आए थे, ठीक, मैं आज सॉल्व कराऊंगा। तो कोशिश करूंगा मैं आज कि आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दूं, और जो वीडियो होगी वो मैक्सिमम 40 मिनट तक की होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, जो आपकी स्क्रीन पर जो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन जो है, ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के गोले को पीटा जाता है और 0.2 सेंटीमीटर व्यास के एक तार में खींचा जाता है। तो तार की लंबाई क्या दे रखा है? हमारे पास एक गोला है, ठीक, और इस गोले को हीट करके एक तार में बदल दिया जाता है। ठीक है। और इन दोनों ही, इसकी त्रिज्या, जो रेडियस माना कि आर, कैपिटल आर, जो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी जो व्यास दे रखा है, इसका डायमीटर, वो है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इस तार की जो लंबाई है वो कितनी होगी जब हम इस गोले को हीट करके एक तार में रूपांतरित कर देते हैं। तो उस तार की लंबाई कितनी होगी, ये पूछना है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है केवल फॉर्मूला बेस है। अगर आपको फॉर्मूला और थोड़ा सा एक मेथड पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में केवल इसने गोले को पीट करके तार बनाया है और ये नहीं कहा है कि इसका कोई वॉल्यूम, जो आयतन है, उसमें कोई ह्रास हुआ है। ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है कि जितना आयतन इसका था उतना ही आयतन इस तार का है। ठीक है। पीट करके एक लंबा तार बना दिया है। तो हम जानते हैं कि जो गोला होता है, गोले का आयतन जो होता है, वो होता है 4/3 पाई कैपिटल आर की। यहाँ जो आर है वो गोले की त्रिज्या है, और जो तार खींचा है, ये तार जो है एक बेलन नुमा है, बेलनाकार। ठीक। ये तार है बेलनाकार, और जिसका आयतन जो है वो होगा, तार का आयतन, तार का आयतन वो हो जाएगा जो इसका बेस है उसका एरिया, जिसे हम पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसकी जो लंबाई है, जो एल, उसका मल्टीप्लीकेशन, पाई आर स्क्वायर एल। कहीं कहीं इसको एल को हम एच मानते हैं क्योंकि हमने इसको हॉरिजेंटल बेस में बनाया है। अगर मैं इसको ऐसे बना देता तो ये इसकी एल की जगह ये क्या हो जाती, एच हो जाती। ठीक। क्योंकि एच जो है हम ग्राउंड से नापते हैं, तो जैसे कि ये वर्टिकल होता तो इसकी जो ऊंचाई है, जो एल है, वो ऊंचाई में ट्रांसफर हो जाती। ठीक है। और यहाँ जो है गोले का आयतन, जो तार है, जो बेलन है, उसके आयतन के बराबर है। ठीक है। तो हम दोनों को बराबर रख देंगे। ठीक है। ठीक। तो हम, तो गोले का आयतन क्या निकाला था, वो था 4/3 पाई कैपिटल आर की, और जो बेलन है उसका आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एल। ठीक। हमें आर जो दे रखी है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका जो डायमीटर है बेलन का, जो तार बनाया है, उसका 0.2 सेंटीमीटर है। हमें इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस होती है, जो डायमीटर होता है उसका हाफ, उसका हाफ जो है वो रेडियस होती है। तो डायमीटर में 2 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2/2 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। और इसको सॉल्व करिए। सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई में आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ही इजी लेवल के हैं। इजी और मॉडरेट, टफ लेवल का कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं यूपीएसआई में। ठीक है। आप केवल फॉर्मूला याद करिए और मेथड, क्वेश्चन सॉल्व करिए। यहाँ रखते हैं 4/3 पाई, क्योंकि पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है,
तो पाई की वैल्यू रखने की कोई यार जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। क्वेश्चन में दे रखा होगा पाई की वैल्यू, ठीक है, तो लगाइए, नहीं तो अपनी तरफ से याद करिए इसको, क्योंकि इसको पॉइंटों में भी ट्रांसफर करके दे सकता है कभी कभी, जब जरूरत पड़ती है तो पॉइंटों में लिखते हैं इसकी वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पर आर बराबर कितना है 3, तो 3 × 3 × 3, 3 का क्यूब हो गया इज इक्वल टू, ये कितना है पाई, और आर इज इक्वल टू कितना है 0.1, तो 2 बार आर है, आर स्क्वायर मतलब 0.1 × 0.1 इंटू एल, हमें एल फाइंड करनी है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ कितनी है, यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.1 है, ठीक है। अब हम इस दशमलव को हटाएंगे, तो एक इसको यहाँ लिखिए, रहने दीजिए, हो जाएगा 4 × 9 इज इक्वल टू 0.1 × 0.1, ठीक है। अब ये यहाँ पे 2 दशमलव हैं, और जब हम दोनों दशमलव को हटाएंगे तो जो इज इक्वल टू का साइन है उसके राइट साइड में उतनी ही जीरो ट्रांसफर हो जाएंगे, कितने जाएंगे 2 0 इधर आ जाएंगे, ठीक है। कितना हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये 1 रह जाएगा, ये भी 1 रह जाएगा, तो इसका 1 × 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2, ये हो गया। इसमें देखो ऑप्शन देखिए क्या कहते रखे हैं, 24 मीटर दे रखा है, 36 मीटर, 18 मीटर और 12 मीटर। अब देखिए आपको आगे मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ टाइम वेस्ट होगा आपका। यहाँ देखिए 9 4 36 होता है, ठीक, ये 36, और यही तुम्हारे ऑप्शन में आंसर है 36, क्योंकि ये 36 × 100 ये एल हो गई, ये है सेंटीमीटर में। जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे, 100 का डिवाइड कर दोगे, डिवीजन लगा दो तो ये कैंसिल हो जाएगा 36 मीटर, यही इसका आंसर है। हमें केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए था, और एक मेथड ये कि हम किसी भी वस्तु को अगर रूपांतरित कर रहे हैं तो उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि वस्तु का आयतन में 10% 5% ह्रास हो रहा है तो ठीक है, अन्यथा वस्तु का आयतन सेम रखते हैं। अगर हमने गोले को तार में बदला है, या क्यूब में बदला है, या क्यूबॉइड में बदला है, या शंकु में बदला है, आयतन हमेशा सेम है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, तब तक आप इसको खुद कीजिए, सॉल्व करिए इसको। चलिए क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि एक सफर में एक पर्यटक बस से सफर की 20% दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 60% दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरे सफर की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल पूछ रहा है ये, औसत चाल, और औसत चाल बराबर होता है व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी और उसके द्वारा लिया गया कुल समय। ये फॉर्मूला होता है। आप लोग ने कभी कभी ना कभी तो सफर तो किया ही होगा। घर से निकल के आप जैसे अपने नियर सिटी में जाते हो तो वहां आप बाई बस, बाई ऑटो, या फिर किसी और माध्यम से जा रहे हो, उन सभी माध्यमों में जितना समय आपको लगता है सबको ऐड करने के बाद में वो समय यहाँ लिखा जाता है, और सारी की सारी दूरी घर से लेकर के बाजार तक की, मार्केट और वहां से वापस लौटने तक की दूरी, मतलब इस तरीके से, या तो आप बाजार जा रहे हो तो बाजार तक की दूरी ले लीजिए, वहां से लौट के आ रहे हो घर तक तो वो घर की दूरी ले ली, तो उसे बोलते हैं कुल दूरी। जैसे कि कभी कभी देखा होगा कि मेन रोड से जो गांव होते हैं वो हटकर होते हैं, कुछ 1 किलोमीटर की दूर डिस्टेंस पे या 500 मीटर की डिस्टेंस पे, कोई कोई 300, कोई कोई ज़्यादा भी होता है, और बाजार जो होता है वो और अलग डिस्टेंस होता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से पैदल आएंगे या कोई अन्य वाहन में आएंगे, फिर यहाँ से ऑटो रिक्शा वगैरह बस वगैरह पकड़ेंगे, फिर बाजार जाएंगे, सिटी जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से
यहाँ तक की दूरी हो गई एक, ठीक। अब उस दूरी में भी समय लगा होगा ट्रैवल करने में, ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई, इसको भी ट्रैवल करने में समय लगा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे यहाँ पर ये सिटी है, ठीक है। तो दोनों दूरियों को मिला देंगे तो ये कुल दूरी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक लगा, यहाँ से यहाँ तक समय, और टोटल यहाँ से यहाँ तक समय, उन दोनों समय को जोड़ देंगे तो यहाँ कुल समय आ जाएगा, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन को करने के लिए तो यही चीज मैं ध्यान रखनी है। और फॉर्मूला तो आपको बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला, तो वो लगा दीजिए, वही चाल बराबर दूरी बटे समय, औसत चाल निकालनी है, कुल दूरी बटे कुल समय, बस, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये कह रहा है कि उसने ना जो दूरी है उसका 20%, कुल दूरी है ट्रेवल करने की उसका 20%, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और दूसरा जो है 60% दूरी है जो, ठीक है, कुल दूरी का, ठीक है, कुल दूरी का 60%, वो किया है इसने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और शेष जो है, शेष दूरी को उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें दूरी देखनी, दूरी क्या है, आप अपनी तरफ से दूरी कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान लो दूरी, ए मान लो, 100 मान लो, 200 मान लो, कुछ भी मान लो, क्वेश्चन सब में सॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको क्वेश्चन कम समय में और विद एक्यूरेसी के साथ करना है। तो यहाँ क्या ध्यान रखना है इस चीज को, ये देखना, अगर आप एक्स मान के करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। यहाँ देखिए ये 60%, 20%, 20% कह रहा है, यहाँ 60% कह रहा है, और वो क्या कह रहा है, कुल दूरी का ही है, यहाँ भी कुल दूरी का 20% ट्रेवल किया, यहाँ कुल दूरी का 60%। तो हम कोई एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, जो कि पूरी पूरी जिसका भी हम कंप्लीट परसेंट निकाल रहे हैं, परसेंट हमारा पॉइंट में नहीं आए, तो देखो 100 ले सकते हैं हम, सबसे सरल वैल्यू जो है वो 100 है, ये 200, 1000 कितना भी ले लें, और जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू लोगे वो आपके लिए और ज्यादा कैलकुलेटर बना देगा। एक्स से भी हो जाएगा, लेकिन एक्स से भी आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो आप जो कुल दूरी है उसको 100 मान लीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चन वाइज डिपेंड करता है हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 100 लेने से आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं दूरी मान लेता हूँ, कुल दूरी 100 किलोमीटर है, कुल दूरी, सही है, क्योंकि हमें कुल दूरी ही चाहिए औसत चाल निकालने के लिए। और यहाँ कुल दूरी का पहली बार जो चलता है फर्स्ट, तो ये कितना हो गया, फर्स्ट जो दूरी है कितनी आ जाएगी, 20% निकालोगे 100 का फर्स्ट डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 100 किलोमीटर। अब इसका 20% निकालो, 20% हो गया 20/100, ये कैंसिल आउट, बराबर 20 किलोमीटर। अब देखो इस डिस्टेंस को, जो पहली 20 किलोमीटर डिस्टेंस है, इसको तय करने में कितना समय लगा, ये भी निकाल लेते हैं। चलिए पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसमें 20%, 60% और शेष कितने कितने डिस्टेंस चली उसने, है ना। तो सेकंड दूरी है वो आ जाएगी, कुल दूरी हमारी कितनी थी 100 किलोमीटर, और उसका 60% निकालोगे तो 60/100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 60 किलोमीटर। तीसरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अब यहाँ से निकालने की जरूरत नहीं है, देखो ये इसने अब क्या है, 60% चल ली, 20% चल ली, तो कितने किलोमीटर चल दिया उसने ट्रेवल, 20 + 60 = 80 किलोमीटर चल गया वो अब तक। बचा कितना, 100 में से 80 घटा देंगे तो 20 किलोमीटर शेष दूरी ट्रेवल की, ठीक है। अब देखिए हमें डिस्टेंस पता थी, और हमने अलग अलग डिस्टेंस भी निकाली, ये 20% है, ये 60% है, ये 20% है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये आपको निकाल, इतना जो टाइम दिया है ना, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी करने की, आप तुरंत ही देखोगे कि 20% है, 60% है, शेष बचा कितना, 20, 60, 80, 80, 20, 100 में 20 कर दो 20 हो जाएगा, 60 कर दो 60 हो जाएगा 100 का, और बचा 20 तो 20 हो जाएगा, ठीक है।
अब हमें क्या निकालना है, औसत चाल जो बताई थी हमने, मैंने बताई थी, उसमें था कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारे पास 100 है। मैंने ये सारी की सारी किलोमीटर से जो डिस्टेंस निकाली है अलग अलग कितनी कितनी ट्रेवल की, वो इसकी मेन था वो कुल समय निकालने के लिए। क्योंकि फॉर्मूला जो जो बताया मैंने, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूले से हम 20 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा, 60 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा, और लास्ट जो शेष 20 किलोमीटर डिस्टेंस थी उसे तय करने में कितना समय लगा, वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ कुल दूरी होती है और कुल समय होता है। ठीक है, बात एक ही है लगभग। सही है। तो 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, अब देखो मैं इसको लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसी को लिखने की जगह केवल बताऊंगा कि T1, उसको समय को T1 बोल दूंगा। ठीक है, इसको T1 बोल देता हूँ मैं। आगे जो होगा उसको T2 फिर T3 बोल देंगे। ठीक, तो डिस्टेंस कितनी है, 60 किलोमीटर। क्योंकि ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर गलत है, पहली वाली डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया है ना, 20 किलोमीटर लिखेंगे इसको। 20% 20 किलोमीटर थी ना, तो 20 किलोमीटर, और इसकी जो चाल थी वो कितनी थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ चाल लिख दी, यहाँ डिस्टेंस बराबर 2 आवर्स। ठीक, T2 देखेंगे, T2 कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी थी 60 किलोमीटर, और उसको ट्रेवल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर रहा है, 30 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 2 आवर, 2 आवर्स, आवर्स आ गया। ठीक, T3 बराबर कितना, शेष कितना बचा, 20 और 60, 80, 20 किलोमीटर बचा। और इसकी स्पीड क्या दे रखी है लास्ट, 20 किलोमीटर प्रति घंटा का, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 1 आवर। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, और कुल समय कितना होगा, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ 4, और 1 घंटा यहाँ, टोटल कितने हुए, 8 घंटे हुए। ठीक है, यहाँ 5 को भाग दे रहे हैं, सॉरी 5 से भाग दे रहे हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 20, चाल है तो उसकी क्या हो जाएगी, किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। चलिए तो सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं, और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं, पूछ रहा है कितने प्रतिशत लड़के, ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, ठीक, हिंदी पढ़ते हैं। अब देखो, अच्छा है क्लास जो है, उस क्लास में 70% छात्र जो है हिंदी पढ़ते हैं। मैंने फिर वही किया, आपको एक्स मानोगे फिर वही गलती करोगे, इससे अच्छा है कि 70% 40% ये आसानी से 100 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें से आसानी से 100 से आसानी से ये निकाला जा सकता है। एक्स मानोगे तो फ्रैक्शन में चली जाएंगी और फिर आपको घटाना पड़ेगा, वो लेंदी पड़ जाएगी फिर, है ना। तो मैं 100% मान ले रहा हूँ, 100 मान ले रहा हूँ। अब ये नंबर्स 100 हो जाएंगे या 100%, एक ही बात है। थोड़ा सा ये प्रतिशत में रहेगी चीजें तो आसान हो जाएंगी, कभी कभी नंबर्स और परसेंट मिक्सअप हो जाते हैं। तो यहाँ पे 100%, चलिए परसेंट छोड़िए, 100 ही लीजिए संख्या, जरूरत पड़ेगी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। 100 छात्र हैं क्लास में, लेट, ठीक, परसेंटेज पूछ रहा है तो बाद में कैलकुलेट हो जाएगा। पहले क्या कह रहा है, 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 70%, 100 का 17% निकालो,
परसेंट का साइन है ये हटाओगे तो कितना हो जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया 70। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ठीक है 70। ये कुल छात्र हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, इसमें बॉयज और गर्ल दोनों शामिल हैं, बॉयज प्लस गर्ल, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, 40% छात्र जो हैं लड़के हैं और 20% हिंदियां नहीं पढ़ती हैं। अब जो जो हमने जो कुल छात्र माने थे ना 100, उन कुल छात्रों की संख्या का 40% जो है लड़के हैं, लड़के, ठीक है कितना है 40%, संख्या कितनी है 40। तो लड़के जब 40 हो गए तो लड़कियां कितनी बची, वो बची कितनी 60 ऑटोमेटिकली, 100 में से घटा देंगे 40 तो 60 बचेगा। आगे क्या कह रखा है कि 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं, जो ये कह रहा है ना 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं, 20%, ये 20% लड़कियां हैं, ऐसा ना कर देना कि ये 100 जो कुल छात्र हैं उनका 20% निकाल दो, यहाँ आप गलती कर सकते हो। इस चीज को ध्यान रखना कि जो कह रखा है ना क्वेश्चन, वो कह रखा है कि लड़कियों की संख्या का 20%, ठीक है। तो ये लिखो लड़कियों की संख्या कितनी है, तो हमने यहाँ निकाली है लड़कियों की संख्या कितनी है 60, तो इसी का 20% निकालेंगे, ठीक है। हिंदी नहीं पढ़ती है तो हिंदी नहीं पढ़ने वाली, हिंदी नहीं पढ़ने वाली लड़कियां जो हैं कितना है 20%, तो 60 का 20% कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 12। और जो लड़कियां हिंदी पढ़ती हैं वो कितनी संख्या उनकी, 60 में से 12 घटा दो 45, हिंदी पढ़ती हैं। यहाँ क्रॉस का साइन लगा दिया, यहाँ राइट का साइन लगा दिया, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं, ये पूछ रहा है। तो हिंदी पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है 48, 48 निकल आई। अब कुल छात्र जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो कितने हैं 70, सही है। अब बचे ये लड़कियां हैं जो हिंदी पढ़ रही हैं, और फिर बचे कितने लड़के, तो कुल छात्र 70 हैं, उनमें से लड़कियां जो हिंदी पढ़ रही हैं वो हटा दीजिए, तो हिंदी पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या कितनी है, हिंदी पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है, वो हो जाएगी 70 माइनस के 48, कितना हो जाएगा 22, 8 और 2 10, 4 2 6 और 7, 22। अब यही पूछ रहा है, ये 22 आ गया, ये नंबर ऑफ बॉयज है। अब यही पूछ रहा है कि कितने लड़के हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, तो कितने लड़के हैं, तो हिंदी पढ़ने वाले लड़कों की प्रतिशत कितने हैं, हिंदी पढ़ने वाले की इसको लिखो। अब लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, जैसे हिंदी लड़के लिख दिया मैंने, पढ़ने वाले नहीं लगाया, है ना, तो ये आप समझ जाना जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा लीजिए, क्योंकि आप उसमें बाद में ये स्क्रीनशॉट लोगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको समझने में, है ना। तो हिंदी पढ़ने वाले लड़कों का प्रतिशत, हिंदी पढ़ने वाले लड़कों का प्रतिशत 10 बराबर ये हो जाएगा लड़कों की संख्या संख्या बटे छात्रों की कुल संख्या, ठीक। हम प्रतिशत निकालते हैं तो कुल संख्या से कितने लोग हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं उनमें भाग दे देते हैं, तो कितने हैं जो परसेंटेज आ जाएगी वो कितना हो जाएगा 22, जो लड़के हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं, कुल छात्र क्लास में कितने हैं वो है 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 100 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज 100 में से निकाल रहे हैं तो 100 का मल्टीप्लीकेशन होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो जाएगा 22%, ये इसका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहो नोट कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन जो यूपीएसआई में आए हैं वो मॉडरेट लेवल और इजी लेवल के हैं, फॉर्मूला पता हो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी, बाकी आपको कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। जो आपका यूपीएसआई 2021 आ जाए तो सरकार का धन्यवाद दे देना बहुत बहुत, जो हमारी उम्र ना निकली, जिन लोगों की उम्र नहीं निकली
और धन्यवाद दे देना। और जो लोग भी निकलने वाली है वो कोशिश वो करना, ईश्वर से प्रार्थना करना जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि उनकी भी एज काउंट हो जाए। और बाकी तो आप समझ ही सकते हो क्या है सरकार का हाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये कह रहा है कि एक नल जो है एक टंकी को 4 घंटे में भर देता है, किंतु रिसाव के कारण टंकी भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक जो नल है, मान लिया वो ए नल है, वो टंकी को भरने में कितने घंटे लगा रहा है? 4 घंटे लगाता है भरने में। ठीक है। ठीक। जैसे टंकी है, इसमें पानी जो नल से जा रहा है, ये लीजिए, अब ठीक लगेगा आपको, टोटी बन गई, ये पानी आ गया। ठीक है। यहाँ से इस टंकी को भरने में अच्छी नहीं है, मुझे मालूम है, पर ठीक है, देख लीजिए, आप भाव समझिए ना। ठीक। इसको भरने में ये नल जो है 4 घंटे लगाता है, क्वेश्चन क्या रखा है, लेकिन टंकी एक दिन किसी कारणवश टूट गई, उसमें रिसाव होने लग गया। तो जब ये उसे पता नहीं था, जो टंकी भरने वाला बंदा है, तो उसने नल चालू कर दिया। अब रिसाव भी हो रहा है, पानी भी चल रहा है, मतलब ये है कि भर भी रहा है, साथ में पानी निकल रहा है, तो पानी कुछ न कुछ तो बह रहा होगा, जिसके कारण उसे नल को भरने में कितना, मान लो जो रिसाव हो रहा है उस रिसाव को हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है। तो ए प्लस बी, ए भर रहा है, बी निकाल रहा है, तो उन दोनों के कारण टंकी भरने में कितना समय लग रहा है, ये कह रखा है कि 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। मतलब पहले 4 घंटे में भर रहा था, अब 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, मतलब कितने हो गए? 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे लगा रहे हैं दोनों को। ठीक है। दोनों को भरने 6 घंटे लगा रहे हैं। मुझे कह रखा है कि टंकी पूरी भरी हो तो ये रिसाव जो हो रहा है, वो रिसाव कितनी देर में इस पूरी टंकी को खाली कर देगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसको एलसीएम मेथड से करेंगे इसको। ठीक। देखिए, इन दोनों का एलसीएम दो, 4 और 6 का 12 एलसीएम आ जाएगा। सही है। 4 से इसको डिवाइड करोगे, कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार, ये 3 आ जाएगा। 6 से इसको डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा? 2 बार। ये चीज यहाँ क्या है, ये तो कुल समय है इस टंकी को भरने में। ये जो होता है ना, ये कुल क्षमता आ जाती है टंकी की, एलसीएम ले लेते हो तो कुल क्षमता आ जाती है। इनका मतलब इतना कार्य करना है इन लोगों को। अब जैसे ही हम इसको भाग देंगे, तो यहाँ 3 जो आया है वो ये है, 3 जो है 1 घंटे में, ये दर हो जाती है, दर 1 घंटे में जो जो भरेगा, 1 घंटे में किया गया, मतलब पानी 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, वो 3 आएगा। ठीक है। अब ऐसे ही दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे? 2। तो ये इसमें ए पानी भर रहा है और बी निकाल रहा है। ठीक। अब देखिए, हमें जो है बी की इफिशियंसी निकालनी, क्षमता कितनी है। ये ए की इफिशियंसी आ गई, क्षमता 1 घंटे में कितना भर रहा है, और ये ए और बी दोनों की गई, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है। सही है। तो यहाँ से हमें इस वाले से ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 2। अब यहाँ से हमें बी की क्षमता निकालनी है, वो कितना पानी खाली कर रहा है 1 घंटे में, ये फाइंड आउट करना है। ये सही है। यहाँ कितना है? ये 3 है। ठीक। अब देखिए, यहाँ बी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है। मतलब इसमें से पानी खाली कर रहा है ये, तो यहाँ तो मैंने प्लस का साइन लगाया है। ठीक है। और यहाँ मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ। इस चीज को ध्यान देना, अक्सर करके यही गलती होती है, इस चीज को निकालने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ क्या किया जाए। जो खाली कर रहा होता है उसको नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं नेगेटिव डाल दूंगा। चलिए, उसको आप नेगेटिव भी लगा दीजिए। यहाँ नेगेटिव है, ए भर रहा है, बी घटा रहा है, तो दोनों की मिलाकर के एफिशिएंसी, ए भर रहा है, बी घटा रहा है, तो यहाँ बी हो जाएगा बराबर 2। ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कीजिए, बी इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? बी बराबर 1 आ जाएगा। तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1, अगर इसको लीटर मानोगे तो 1 लीटर प्रति आवर। ठीक है। 1 यूनिट प्रति घंटा, 1 यूनिट पानी खत्म कर रहा है, खाली कर रहा है प्रति 1 घंटे में। अब हिंदी इंग्लिश यार क्या करें, बाइलिंगुअल हैं थोड़ा सा, तो हो जाता है। यूनिट, यूनिट, चलिए, यूनिट
प्रति घंटा। ठीक है, अब 1 घंटे में इतना खाली कर रहा है, तो कुल घंटे कितना लगाएगा? 12। कुल काम कितना करना था? सिर्फ 12 यूनिट खाली करने थे। ठीक है, और 1 घंटे में कितना यूनिट खाली कर रहा है? 1। तो बी द्वारा लिया गया समय कितना हो गया? 12 घंटा। ठीक, ये आंसर है इसका। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सरल सवाल है, जिन लोगों ने किया है पहले से, जो तरीका पता है, वो उसे आसानी से कर लेंगे, और जिनको नहीं पता वो थोड़ा सा उन्हें टिपिकल लगेगा, फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूले से कुछ निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो आप ऐसा करिए। तो पूछ क्या क्या कह रहा है? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में तीन गुनी हो जाती है। ये कह रहा है कि एक धनराशि है, पी मान लेते हैं, अक्सर करके लोग पी मानते हैं, तो पी मानते हैं, पी। ठीक है, तो पी धनराशि है, वो टी टाइम में, टी बराबर 3 दे रखा है, 3 वर्ष, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जा रही है, 3 गुनी। तो पूछ रहा है कि वह 9 गुनी होने में कितना टाइम लेगी। यही धनराशि, ये टाइम पूछ रहा है, 9 गुनी होने में कितना समय लेगी। तो देखिए, सिंपल सा मेथड यही, इस चीज को फोकस मत करिए कितना है, केवल टाइम पर और जितनी गुनी हो रही है उस पर फोकस करिए। तो देखिए कितना गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। ठीक, 3 टाइम्स हो रहा है, लेकिन इसको ऐसे देखिए, ये 9 गुनी हो रही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, और ये है 3 की पावर 1। सही है। ठीक, तो यहाँ पावर कितनी है? एक से कितनी पावर होगी? 2। ठीक है, पावर कितनी होगी? 2 गुनी। तो जितनी जितनी टाइम्स जो पावर होती है ना, जितने गुने पावर होती है, घात, उतने का ही गुणा कर देते हैं जो समय होता है। तो यहाँ समय कितना है? 3 वर्ष दे रखा है, और घात हमारी कितनी है? 2 गुनी हो रही है, बराबर 6 वर्ष। यही इसका आंसर है। ठीक, आंसर नंबर डी। इसको आप चाहो तो मैं कराऊंगा, तो बहुत लंबा पड़ेगा, अगर चाहते हो तो आप कमेंट कर देना। इसको जो सॉल्यूशन है बेसिक, जो फार्मूले से, यहाँ हम पी बराबर नहीं, चक्रवर्ती ब्याज वो होता है, चक्रवर्ती मिश्रण पी 1 + R/100 की पावर, ठीक है, टी से जो करते हैं वहां से निकलेगा ये। सही है, तो मैं उस तरीके से भी बता दूंगा, लेकिन बेसिकली ये शॉर्ट मेथड है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिए इसको, तब तक मैं थोड़ा कर दूं और थोड़ा सा इंक डाल दूं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? मैं 10 क्वेश्चन कराने के लिए कोशिश करूंगा, 10 क्वेश्चन हो जाए। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं हाफ ऑफ 5-5 क्वेश्चन की जो है 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस एक पूरे लेक्चर को 2 लेक्चर में डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप कम समय लगे और आपको मतलब देखने में आपको बोरियत महसूस ना हो। सामने फेस टू फेस टीचर के साथ पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, मैं इसकी 2 वीडियो बना लूंगा। क्वेश्चन क्या कर रखा है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कितना होगा। ठीक है, क्या क्या रखा है? 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसने कितना मीटर कपड़ा बेचा? 33 मीटर। ठीक, और उसको लाभ कितना हो रहा है? 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर, 11 मीटर, ठीक है, कपड़ा बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। ये तो इसका 11 मीटर में, 11 मीटर जो कपड़ा बेचा है ना, इसका जो मूल्य है, वो कौन सा मूल्य? बेचने वाले मूल्य। तो ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें कह रखा है कि 11 मीटर कपड़े बेचने के, तो जो बोल रहा है ना, बेचने के, इस पर फोकस करना।
ये यहाँ क्या था, 11 मीटर कपड़े खरीदने के मूल्य के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे खरीदने के लगाते। तो यहाँ सेलिंग प्राइस कह रहा है तो सेलिंग प्राइस मानेंगे, और अगर कॉस्ट प्राइस कहता तो कॉस्ट प्राइस मानते। सही है। तो हम कैसे करें इस सवाल को? तो हम क्या करते हैं इस सवाल में, तो हम जो कपड़ा है वो सारे के सारे कपड़े को, जैसे कि 33 मीटर कपड़ा बेचा उसने, और यहाँ लाभ जो हो रहा है वो एसपी के बराबर होता है, तो हम एसपी मान लेते हैं कपड़े की कितनी है। ठीक है। जो जो विक्रय मूल्य है ना वस्तु का वो मान लेते हैं। जैसे कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य मान लिया हमने 1 रुपए है। ठीक है। ये विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपये मान लिया, तो कुल कितना बेचा तुमने? 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो इसका कितने पैसे हो जाएंगे इसके? 33 इंटू 1 बराबर 33 रुपए। उसने 33 मीटर कपड़ा 33 रुपए का बेच दिया। अब ये कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो जब 1 मीटर का 1 रुपए है तो 11 मीटर के कितने हो जाएंगे? 11 रुपए। तो ये 11 रुपए क्या हो गया? इसका लाभ हो गया। ठीक है, ये लाभ हो गया इसका। अब हमें प्रॉफिट निकालना है, तो कुल लाभ प्रॉफिट जो होता है, ठीक है, लाभ जो होता है वो होता है, लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है लाभ, ठीक है, बटे वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। ठीक। अब हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, लाभ निकालिए हमने 11, हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है वो कितना है। वस्तु हमने 33 की बेची। देखिए कैसे, जैसे आप किसी दुकानदार से कपड़ा लेने गए या कोई और चीज लेने गए, तो क्या होता है, दुकानदार उसको बेचता है, और उस विक्रय मूल्य में जिस जिस कीमत पर वो बेचता है, उस कीमत में उसका जो वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो और उसका लाभ दोनों शामिल होते हैं। तो जो 33 रुपए में हमने बेचा ना, 33 रुपए में, इसमें इसका वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो और उसका लाभ जो है दोनों शामिल है। ठीक है ना। और लाभ हमारा कितना हुआ है? वो 11 है, प्लस क्रय मूल्य हमें पता नहीं, वो एक्स मान दिया हमने। सही है। और जो कितना बेचनी, कितने बेच दी? 33 में। तो यहाँ से जो क्रय मूल्य होगा वस्तु का वो कितना निकला है? वो आ गया 33 माइनस के 11 बराबर 22। वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें जो लाभ निकालना है वो क्रय मूल्य पर निकालना है। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ कहता तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देता। ठीक है। तो लाभ प्रॉफिट होएगा बराबर, हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, कितना निकला था हमारा प्रॉफिट? 11, 11 रुपए। और जो क्रय मूल्य निकला है वो 22 रुपये आया है, मल्टीप्लाई बाई 100, 11 दूनी 22, कितना होगा? 50%। तो जो लाभ प्रतिशत हो गया उस व्यक्ति का वो हो गया 50% आंसर। ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, जब ये मेथड पता होगा तो क्वेश्चन करोगे, तो ये क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 20-25 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन पढ़ना और उसको अटेम्प्ट करना, उतना टाइम लग जाएगा आपको, और आपको बहुत टाइम बचेगा जब आप क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए और करने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 बताने को कहा गया। क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 7, कोई संख्या है x मान ली, इस संख्या का उसे कितना बताने को कहा गया? 3/14 बताने को बोला गया। मतलब ये संख्या जो मानी थी x थी, उसको 3/14 निकालना था मुझे। तो क्या किया उसने, विद्यार्थी ने, लेकिन भूल से उसने उस संख्या का 3/4 बता दिया। ठीक है। और उसका सही उत्तर से 150 अधिक आया। उसने क्या किया, इस संख्या का ही उसने इस संख्या का ही कितना बता दिया? 3/4 बता दिया। इस संख्या का 3/4 बता निकाल लिया। और ये जो उत्तर आया है वो
सही उत्तर से 150 अधिक है। तो सही उत्तर क्या था? ये इससे ये जो है 150 अधिक है। तो क्या करेंगे? 3/4 बराबर 3/14 एक्स प्लस 150। अब देखिए ये 150 ज्यादा कैसे आ गया? संख्या यहाँ पे एक्स थी, यहाँ भी एक्स थी। जब हमारा डिनोमिनेटर में संख्या अगर बड़ी होती है तो न्यूमरेटर जो रिजल्ट आता है वो छोटा हो जाता है। देखो न्यूमरेटर हमारा सेम है, जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते जाएंगे, जैसे 4 से 14 हुआ, 4 से 5 हुआ, 6 हुआ, 7 होगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट हमारा घटता चला जाएगा, क्योंकि संख्या जैसे डिनोमिनेटर की बढ़ेगी हमारा जो न्यूमरेटर सेम हो तो रिजल्ट में परिवर्तन जो आएगा वो रिजल्ट क्या हो जाएगा? छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट यहाँ 4 से भाग दिया, 14 से भाग दिया, तो ये छोटा होगा इससे। उसने कह दिया कितना छोटा है? 150। अब इसको इधर ले आओ। अब ये ऐसा करो, 3 से कट जाएगा ये, 3 3 3, 50 बार कट जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x/4 माइनस, यहाँ पॉजिटिव साइन है और इज इक्वल टू के जो इधर आएगा ना तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो x/40 इक्वल टू 50। एलसीएम लोगे दोनों का, ठीक, तो कितना आ जाएगा? 28। 28 एलसीएम आ जाएगा, 4 7 28, 7x माइनस के 14 दूनी 28, 2x बराबर 50। कितना आ जाएगा? हटाओगे तो 5x इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू 50। कितनी बार जाएगा? 10 बार। x बराबर 280। यही संख्या थी जो पूछ रहा है, तो संख्या क्या थी? 280। आंसर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। बहुत सरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप इसको घर करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में करना है। ठीक, कठिन नहीं है, केवल क्या क्या रखा है उसने क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या रखा है देखिए। ए और बी दो संख्याएं हैं, जो ए बी जो है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, किसके बराबर है? ए प्लस बी और प्लस ए बी के बराबर है। जहां भी ए बी लिखा हुआ है उनकी जगह ये लिखने के बाद में इसे सॉल्व कर दो। जैसे ये 3 स्टार बना हुआ है ये, और इस स्टार का मतलब क्या है? ये मल्टीप्लाई में, और यहाँ भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, और इसके बाद में साइन क्या लगा हुआ है? माइनस का। 2 स्टार 3। अब इसकी जो वैल्यू है वो सेम इस तरीके से खोलनी है जैसे ये ए बी खुला हुआ है। यहाँ पर यहाँ सबके वैल्यू ऐसे ही 3, 2/3 की वैल्यू रखे, इन दोनों को आपस में इसका रिजल्ट जो आएगा और इसका रिजल्ट जो आएगा उन दोनों को हटा करके निकालना, आंसर बताना क्या है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ए बी एवं सी के बीच 671 की राशि किस ढंग से बांटी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9, कुल राशि कितनी है? 671। ठीक है, यदि उनके हिस्से की राशि में क्रमशः 3 4 7 की वृद्धि कर दी जाए। चलिए, ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं, 671 तीनों में बांटे जा रहे हैं। अब कह रहा है आगे कि उनके हिस्से में, इसमें इसके हिस्से में 3 रुपए बढ़ा दिए जाए, इसके में 7 रुपए बढ़ा दिए जाए और इसके में 9 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। तो जो जो कुल राशि होगी वो अनुपात में बढ़ जाएगी, ए बी सी के में, ए बी और सी के में 1 2 3 के अनुपात में। सही है, इसको जो राशि मिली उसमें 3 रुपए बढ़ा दिए, इसको जो राशि मिली उसमें 7 रुपए बढ़ा दिए, इसको जो राशि मिली उसमें 9 रुपए बढ़ा दिए। अब देखो, या तो तुम इसको डिवाइड कर लो पहले 671 को तीनों में, फिर उसमें 3 7 9 की वृद्धि करो, या फिर ऐसा करो कि भाई जो तीनों का मूल्य है उसमें कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 7 और 3 10, 19 रुपए टोटल बढ़ रहे हैं ना कुल। तो ऐसा करो, जो कुल है कुल धनराशि उसको पहले बढ़ा दो इतना। इसमें पहली बात तो यह है कि इसमें पहले वाला रेशियो नहीं दे रखा, पहले कितने में अनुपात में हटा हुआ है, तो आप निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि जो ये अनुपात दे रखा है वो अनुपात दे रखा है ये 19 रुपए जोड़ने के बाद में। सही है, तो आपको ये अनुपात, ये जो 19 रुपए है पहले इसमें ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इसको बांटना पड़ेगा 1 2 3 के अनुपात में। सही है, तो कितना हो जाएगा? 671 प्लस के 90। ठीक है, ये 690 हो जाएगा। अब 690 को 1 to 3 के अनुपात में बांटना है, तो कितना अनुपात है?
ये 3 2 5 5 और 1 6, कुल कितनी वैल्यू है 6, 6 की वैल्यू कितनी होगी 90 के बराबर, 690 के सेंटीमीटर। सही है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 6 कम 6, 6 कम 6 6 पंजे 30, एक की वैल्यू कितनी आ गई 115। अब पूछ क्या रहा है, एक हिस्से की राशि पूछ रहा है, तो एक के हिस्से की राशि बतानी है आपको, 115। इसमें आंसर कैसे बता, हाँ हम देखो एक के हिस्से में क्या है, यहाँ एक है, एक की राशि कितनी हो जाएगी 1 इंटू 115 बराबर 115। ये 115 जो आया है वो आया है तीनों पे ऐड करने के बाद में, लेकिन हमने बांटा कितना था, ये बांटा था ये वाला, तो इसी हिस्से में ए का कितना है वो निकालना है। तो ये जो आया है वो ये इतनी धनराशि ऐड करने के बाद आया है ए में, तो इसमें तीन पहले ऐड हो चुके हैं तो तीन को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 115। ये आंसर है इसका, ठीक, ए आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए, और मैं एक बात बता दूं, सामने देखा होगा मेरे यहाँ माइक लगा हुआ है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, चेक करते समय मैंने माइक निकाल लिया था, और इसकी जो केबल है ऐसे ही पीछे लगी हुई है, तो थोड़ा साउंड प्रॉब्लम कर रहा होगा हल्का सा, तो इसको थोड़ा सा देखिए मैनेज करना, मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा साउंड खराब नहीं होगा। ठीक है, अगली बार से कोशिश करूंगा ऐसी गलती ना हो। बाद में पता चला जब 8वां क्वेश्चन करा रहा था कि नहीं, ये केबल नहीं लगी हुई है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार पार्क के विकट को 3 मिनट में पार करता है, पार्क का क्षेत्रफल बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्गाकार पार्क है, ये तो पता ही होगा, वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और दो भुजाओं के बीच का कोण सब जगह 90 कोण बन रहा हो, ठीक है, तो ये वर्गाकार होता है। ठीक, ये कह रहा है इस पार्क को व्यक्ति जो है विकट के माध्यम से 3 मिनट में पार करता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से चला वो इस तरीके से, ए पॉइंट से बी और सी पे पहुंचा वो इस रास्ते से, 3 मिनट में पहुंचता है वो, 3 मिनट में, और स्पीड क्या है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए इसको अलग, तीन टाइम जो ले रहा है वो ले रहा है 3 मिनट का, और चाल जो दे रखी है वो दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये देखिए यहाँ टाइम जो मिनट में दे रखा है और यहाँ चाल जो है घंटे में दे रखी है, तो या तो चाल को बदल लो या टाइम को बदल लो, यूनिट दोनों की सेम समान आनी चाहिए, यहाँ यहाँ आवर्स है तो यहाँ भी आवर होने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये दूरी निकाल लो गई, हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, बराबर एक्स का स्क्वायर या हाफ ऑफ विकर्ण का स्क्वायर। सही है, ये होता है। विकर्ण भी क्या होता है, देखो विकर्ण देखो, ये एक्स है ये एक्स है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, निकालो, रूट एक्स, एक्स रूट एक्स नहीं, एक्स रूट 2, जो विकर्ण होगा वो हो जाएगा एक्स रूट 2 पाइथागोरस थ्योरम से, एक्स रूट 2। अब देखो ये विकर्ण का स्क्वायर कैसे बन गया, अब हम देखो विकर्ण का स्क्वायर बनाया तो विकर्ण का स्क्वायर कर दो, हाफ और लगाया है मैंने, विकर्ण कितना है एक्स रूट 2 है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, और जब मैं इसका आधा कर दूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर बराबर है, तो फॉर्मूला भुजा का स्क्वायर निकाल दो या फिर हाफ ऑफ विकर्ण का स्क्वायर निकाल दो, क्योंकि हमें यहाँ पर विकर्ण, यहाँ से विकर्ण के माध्यम से चला है वो, तो हम विकर्ण निकालेंगे तो सीधा सीधा इससे इसका जो उत्तर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कुल दूरी कितनी है ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक की दूरी, दूरी कितनी होगी चाल, कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूरी समय है वो है 3, ये मिनट में है तो इसको घंटे में चेंज कर लो, 60 का भाग दे देंगे, तो 12 पन्ना
कितनी हो जाएगी 1/5 किलोमीटर। अब इसमें देखिए किस में आ रहा है, मीटर में आंसर आ रहा है, ठीक है। इसको अब हमें विकर्ण का स्क्वायर निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण और उसका वर्ग हाफ। विकर्ण कितना दे रखा है 1/2, कितना निकला हमारा विकर्ण 1/5 और उसका आधा, मतलब स्क्वायर कर दो उसका, ठीक है। अब मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/25, सही है। ये किस में है, किलोमीटर में, किलोमीटर और वो स्क्वायर। अब इसको मीटर में चेंज करो, कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ से ही चेंज कर लेते मीटर में। यहाँ विकर्ण में किलोमीटर में आया है तो मीटर में कितना हो जाता है, ये 5 का भाग दे दो, 1000 मीटर बटे 5 कितना होता है 200 मीटर, ठीक है। यहाँ करोगे तो किलोमीटर से है, 2 किलोमीटर से है, 1 किलोमीटर मतलब किलोमीटर और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ 2 किलोमीटर है, तो यहाँ मतलब 1000 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हमें बताया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 बार 1000 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर बना हुआ है, सही है। अगर यहाँ क्यूब होता तो ये 3 बार मल्टीप्लाई करते ऊपर, और यहाँ 1 होता तो 1 बार करते, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया मल्टीप्लीकेशन दोनों का, कितना 50 2 जा 100, ये 200 बार कट जाएगा, 20 बार, ठीक है, 20 बार कट जाएगा, 50 दूनी 100, ये पूरा का पूरा 20 बार कट जाएगा, तो कितनी हो गई 1 2 3 और 4, 2 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर आंसर, ये आंसर है, आंसर ऑप्शन ए इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ये आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो गए, और आप देखना इन क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई क्वेश्चन टफ है, सभी के सभी क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस है, ठीक है। और आप कमेंट में बताना कैसी लगी क्लास आपको, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, और जो साउंड की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई वो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, ठीक, बाय।